नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। आज हम चर्चा करेंगे उस घटना के बारे में जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह ने नकली वोटरों को लेकर बड़ा दावा किया है। यह चर्चा संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हुई, जब ललन सिंह ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के कई इलाकों में फर्जी वोटरों को जोड़कर आगामी चुनाव में धांधली की तैयारी की जा रही है। जैसे ही ललन सिंह का यह बयान सामने आया, सियासी गलियारों में हलचल मच गई और आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा जी। बाबा जी, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या यह बयान सिर्फ विपक्षी दलों के खिलाफ है या खुद एनडीए के भीतर के मतभेद को उजागर करता है? देखिए कनिका, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा दुखद और चिंताजनक बात है कि अगर फर्जी मतदाता हैं, तो हमारा जी। चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाएं इतने दिनों से आखिर कर क्या रही थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल जब ललन सिंह ने खड़ा किया है, तो ललन सिंह पिछले 11 सालों से एक तरफ जहां केंद्र की सरकार में मौजूद हैं, बीच-बीच के अगर समय को छोड़ दिया जाए तो, और 20 साल से वो बिहार में हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने किया क्या? क्या ये फर्जी मतदाता उन्हें पहले पता नहीं थे, या फिर चुनाव आयोग से कहीं चूक हुई है जिसमें फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया है? इन सभी बातों को लेकर के याद आता है हमें वो 1990 से लेकर के 2005 तक का समय, जिस समय में कहा जाता था, लालू प्रसाद जब भी बात होती थी तो कहते थे कि बैलेट बॉक्स जो है उसमें से जिन्न निकलेगा। जी। पहले पहले आपको पता है कि बैलेट से वोटिंग हुआ करती थी, लोग ठप्पा लगाया करते थे। अब ना ईवीएम आ गया है। लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद के कहने का तात्पर्य कुछ और था। लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय को लेकर के ये बात और परसेप्शन बनाया था कि जो सामाजिक न्याय को चाहने वाले लोग हैं, जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, जिसको आरक्षण देने के लिए लालू प्रसाद ने दिन रात एक किया था, या फिर जो वो तबका था जो चाहता था कि अति पिछड़ा समाज को आरक्षण मिले, तो उसके लिए उन्होंने प्रयास किया था और उन्होंने सामाजिक न्याय को एक मौका दिया था, जिसमें सवर्णों को सत्ता से बेदखल करके सत्ता पर अब पिछड़ों अति पिछड़ों का राज शुरू हुआ था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ ललन सिंह ने आज निजी चैनलों से बातचीत के दौरान, लोकसभा से जब वो निकल रहे थे, उसी परिसर में उनसे पूछा गया सवाल, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहीं ना कहीं इस बात को उलझा दिया है। आपने दो बातें कही हैं। आपने एक बात कहा है कि क्या ललन सिंह का इशारा सीधे विपक्ष पर था, या फिर ललन सिंह का इशारा एसआईआर जो हो रहा है उसको लेकर के है कि एसआईआर में क्या झोल झाल है। तो निश्चित रूप से ललन सिंह ने अपने वक्तव्य में इन बातों को भी स्पष्ट किया है। हम बात सिर्फ ललन सिंह की ही क्यों करेंगे, हम बात और लोगों की भी करते हैं। इससे पहले गिरधारी यादव, जो कि नीतीश कुमार के सांसद हैं, उन्होंने एसआईआर को लेकर के बहुत सारी बातें कही। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जब वो सांसद हैं और उन्हें इस एसआईआर में स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उस रिवीजन को लेकर के, एसआईआर को लेकर के कागजात जो जुटाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में उनको 10 दिन लगे हैं, तो बाकी लोगों को कितने दिन लगेंगे? ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो एसआईआर को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण है। इस बीच ललन सिंह के नकली वोटर के सहारे चुनाव जीतने के खेल से जो पर्दा उठाया है, वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, तो ललन सिंह तब से कर क्या रहे थे? क्या ललन सिंह को इस बात के लिए नहीं जाना चाहिए था? जब लालू प्रसाद चारा घोटाला का उनको पता चला, तो वो कोर्ट में चले गए। वहां जाकर के उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला, उन्होंने इस पर एफआईआर की। क्या इस मामले पर वो नहीं कर सकते थे? निश्चित रूप से इस मामले पर भी उनको करना चाहिए था। लेकिन आज ललन सिंह ने जब एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, तो ये बातें कही है। अब ललन सिंह के बारे में ये जानना जरूरी है कि ललन सिंह नीतीश कुमार के करीबियों में से एक है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उस बात को अन्यथा लिया जा सकता है। इस बात का मतलब सीधे है कि वो जो बात कह रहे हैं वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ऑफिशियल बयान है। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि जालसाजी पकड़ी गई तो एसआईआर पर हंगामा अच्छा, मचाया हमने हुआ। अभी गिरधारी सिंह की बात की, तो क्या गिरधारी सिंह ने ललन सिंह के नकली वोटर वाले बयान को सिरे से खारिज किया? देखिए, गिरधारी यादव का कहना कुछ और है। गिरधारी यादव का कहना यह है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उसमें वैध वोटर जो हैं, जो रियल वोटर हैं, जो एक तो बात ये कही जा रही है कि जो लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वोटिंग का अधिकार उन्हीं को होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ऐसा होना भी चाहिए। जी। लेकिन
गिरधारी यादव ने इस बात पर संशय जाहिर की है कि ये जो रिव्यू कराया जा रहा है, इंटेंसिव जो रिव्यू की बात की जा रही है, मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, ये कार्य इतना शॉर्ट पीरियड के लिए चल रहा है, इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया है। हालांकि आपको बता दें कि उनके सवाल उठाने के बाद से अभी तक नीतीश कुमार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और जब नीतीश कुमार अपने जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता के किसी बयान पर अगर कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, ऑफिशियल बयान उनका नहीं आता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो बयान ऑफिशियल ही माना जाता है। गिरधारी यादव ने अपनी समस्या बताई है। इस पर ललन सिंह से जरूर सवाल पूछा गया है कि आप ही के पार्टी के हैं जो एसआईआर पर आप इतना सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं आप ही के एक सांसद हैं, आपके साथ बैठते हैं, उन्होंने तो इसको बताया है कि इतने कम समय में ये नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि वोटरों की संख्या घटेगी, वैध वोटर भी इसमें छूटेंगे। लेकिन इसी बात को लेकर के जब विधानसभा में, बिहार विधानसभा में चर्चा चल रही थी और एसआईआर को लेकर के जब हंगामा चल रहा था, आपको पता होगा कि ब्लैक कपड़े पहन करके लगातार पिछले 3 दिन से जो गैर भाजपाई विधायक हैं या फिर जो विपक्ष में लोग हैं, जो दल है महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, वो ब्लैक कपड़ा पहन करके आते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने एसआईआर पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि इस बात को लेकर के जब गतिरोध उत्पन्न हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय चौधरी। विजय चौधरी आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के संकट मोचन कहे जाते हैं। कभी ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और ललन सिंह के बारे में आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि शिवानंद तिवारी का मानना यह है कि उस समय वो जदयू में हुआ करते थे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा है कि ललन सिंह को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो वो एक तरह समझिए तो सामंती प्रवृत्ति के हो गए थे। वो उन्हें लगता था कि मतलब उनके हाथ में पावर आ गया है तो उस पावर को वो लोगों को ह्यूमिलिएट करके, किसी पर कोई प्रभाव डाल करके, दबाव डाल करके करना चाहते थे, जिसके जगह पर उनको रिप्लेस करके विजय चौधरी को कार्यभार दिया था नीतीश कुमार ने। और विजय चौधरी ने नीतीश कुमार को लेट डाउन नहीं किया, बल्कि ललन सिंह जिस तरह से काम कर रहे थे, उन्होंने अचानक से पार्टी के भीतर एक अलग तरह का माहौल बनाया जिससे काफी लोग खुश हुआ करते थे। आज भी जब ये सब कुछ चल रहा था तो विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने उठ करके ये बात कहा कि भाई आप ये बात तो सोचिए कि जिस चीज के लिए आप पीठ थपथपा रहे हैं, जिस जातीय गणना के लिए आप कहते हैं कि हम उसमें शामिल थे, हम लोगों ने मिलकर कराया है, उसके लिए भी तो समय इतना ही दिया गया था। तो क्या वो हो सकता है पूरे बिहार में जातीय गणना कराई जा सकती है, जिसका कि बहुत सारा पॉइंट्स था, 30-32 पॉइंट थे, उस पर जब बात हो सकती है तो ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है जिसमें उतना लोग ही नहीं है, 14 करोड़ भी लोग नहीं है, मात्र 8 करोड़ लोगों का अनुमान है कि वो वोटर हैं। तो 8 करोड़ लोगों का जब 14 करोड़ लोगों का 6 महीने ने आरोप लगाया कि फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया उन्होंने, तो क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले की सच में निष्पक्षता से जांच करेगी या फिर इसमें भी कुछ ना कुछ धांधली हो सकती है? देखिए कनिका, इसमें एक तरफ जहां चुनाव आयोग अपने काम में लगा हुआ है, 90% से ऊपर काम हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया और वहां से भी रिव्यू किया जा रहा है। जो पहचान पत्र, जो प्रमाण पत्र उसमें जमा करने थे, उसमें कुछ प्रमाण पत्रों को उसके लिए वैध नहीं बताया गया था, उनको भी उसने शामिल कर लिया गया है। किसी भी तरह का कोई भी प्रमाण ये प्रमाणित करता हो कि आप बिहार के देश के नागरिक हैं, आपको बिहार में वोट देने का अधिकार है, जिससे आधार पर लगे कि नहीं आप बिहार में रहते हैं, तो वैसे सभी प्रमाण को वैध घोषित कर दिया गया है। खैर, इन सभी बातों के साथ साथ आप सिंपल सी बात समझिए कि ललन सिंह ने जो बातें कही हैं, उन बातों में ललन सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। और उनका मानना यह है, ललन सिंह का मानना यह है कि एक तरफ जहां विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि गरीबों को, ऐसे लोगों को जो नहीं पहुंच पाते हैं, जो वर्ग है उनके वोटर हैं, उन वोटर को का नाम हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि जिससे कि एनडीए गठबंधन चुनाव में बिना किसी हिल हुज्जत के जीत हासिल कर ले। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह का पलटवार करना और ललन सिंह का कहना यह कि इसका मतलब है कि ये फर्जी वोटर के आधार पर, उनका तो ये मानना है कि जो वोटर बच के रह जाएंगे वही वैध हैं, बाकी जो उनका नाम कट गया वो अवैध हैं। तो क्या उन्हीं अवैध वोटरों के दम पर अब तक विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के सामने मजबूती के साथ खड़ा नजर आया है या इतनी सीटें जीत करके आता है? इन्हीं सब बातों को रखते हुए ललन सिंह ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात उन्होंने कही है कि राष्ट्रीय जनता दल जो इतना हाय तौबा मचाए हुए है, उसकी स्थिति 2010 से भी बदतर होने वाली है। 2010 से भी कम सीट उसको आने वाला है। और इस बात को कह करके कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर कई बातें की। आपको पता ही होगा कि 2010 में 115 सीट जदयू जीत करके आई थी, 91 सीट बीजेपी जीत करके आई थी, मात्र 22 सीटों पर टिक गई थी राष्ट्रीय जनता दल।
कहा तो ये भी जाता है कि नीतीश कुमार ने ये प्लान कर लिया था 2010 में कि अब वो बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति करेंगे और वहीं अपने पूरे परिवार को लेकर शिफ्ट कर जाएंगे। हालांकि बहुत हद तक उन्होंने शिफ्ट कर भी लिया था, लेकिन खैर इसके बाद आप समझिए कि सिंपल सी बात यह है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना चुने हुए प्रतिनिधियों का काम है। ये बात कहते हुए कहीं ना कहीं जो बातें चल रही थी भीतर में, उसमें आपने देखा होगा कि टकराव भी हुआ। विजय सिन्हा को लेकर के भी कई बातें हुई। आपने अभी एक सवाल खड़ा किया था कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा के बीच में टकराहट हुई, जी 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 तेजस्वी यादव ने खुल करके कहा, हालांकि उनका इशारा सीधे ललन सिंह पर ही था, और ललन सिंह कल के तेजस्वी यादव के जो बयान थे, परसों के जो बयान थे, मतलब जो 22 तारीख के उनके बयान थे, 23 तारीख के जो बयान थे, उसके आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया था कि ये लोग जालसाजी करते पकड़े गए हैं, फर्जी मतदाता के आधार पर अब तक सरकार में 15 साल रहे। इन्हीं सब बातों को लेकर के उन्होंने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन पर तेजस्वी यादव पर हमला किया। तो तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि एक केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने विजय सिन्हा का जीना हराम कर दिया है लखीसराय में। और ये आपको याद भी होगा कि लखीसराय और सूर्यगढ़ा को लेकर के ललन सिंह ने हाल फिलहाल में जो बयान दिया था, सूर्यगढ़ा को लेकर के ही दिया था। सम्राट चौधरी को उन्होंने ये भी कहा कि सम्राट चौधरी के पीछे पीछे चलते हैं तो दिखते ही नहीं है, यहाँ तक कि बौना भी उन्होंने कह दिया। पूरी तरह से आप समझिए कि ये नोकझोंक जो चल रही थी, उस नोकझोंक में बोला कि मैंने बोला था कि तेजस्वी यादव की भाषा पसंद नहीं आई और कई नेता को उन्होंने विजय सिन्हा पर बहुत ही खराब भाषा में उन्होंने तंज कसा। तो क्या सदन में आरजेडी की रणनीति और भाषा वाकई पार्टी के साख को नुकसान पहुंचा रही है? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, आप अगर और दूसरे जगह भी आप देखिएगा तो भाजपा भी जब विपक्ष में रहती है तो उसकी भी भाषा कहीं ना कहीं अमर्यादित होती है, असंसदीय हो जाती है। इन सभी बातों को लेकर के देखिए, ये चुनावी साल है, चुनावी साल में भाषाओं की मर्यादा टूटेंगी। हालांकि ये टूटना नहीं चाहिए, संसद में संसदीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। संसद की एक अपनी गरिमा होती है जहां से लोग आपको देखते हैं। बार बार आपने देखा होगा कि चाहे वो विधान परिषद में सभापति हो या फिर विधानसभा में अध्यक्ष हो, दोनों बार बार ये कहते हैं कि देखिए जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं वो सीधे जनता के पास लाइव जा रहा है, इसलिए आप लोग संयम बरतें। हालांकि आपको ये भी बता दूं मैं कि जिस तरह से आपने देखा होगा सदन की कार्रवाई चल रही थी और हंगामा हो रहा था, तो उसमें सदन की बाकी चीजों को नहीं दिखाया जा रहा था। खैर ये भी एक अच्छी परंपरा है, लेकिन आप कितना छुपाइएगा। कुछ लोगों ने तो फोटो खींच करके वहीं से दिखाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के आपत्ति भी दर्ज की गई है और उन लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। खैर ये सारी बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, एसआईआर जो है, इसको लेकर के गहन पुनरीक्षण जो है मतदाता का, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये गतिरोध है। उसी गतिरोध को लेकर के ललन सिंह का भी बयान आया है और उसी गतिरोध को लेकर के बिहार में आपने देखा होगा कि लंबे समय से पिछले 5 दिन के जो सदन है उसमें से 4 दिन हंगामे से गुजर गया, 5वां दिन का बचा हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं, जब ये हमारी खबर प्रसारित होगी, तब सीधे तौर पे आप देखिएगा कि इस खबर के बाद कुछ ही घंटों के बाद विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होगी और हंगामे से ही गुजर जाएगी। यह अंतिम सत्र है और अंतिम सत्र में हंगामे में गुजर गई। हालांकि सभी विधेयक जो थे वो पास करा लिए गए हैं, ये भी बात कल आपसे चर्चा कर रहे थे और हमें बताया भी था। अब रहा सवाल कि सीधे चुनाव में उतरना है, और चुनाव में उतरने के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, अंतिम दिन आप देखिएगा कि कुछ और भी शब्दों के मर्यादा टूट सकते हैं और जो भी संदेश देना है, कल दोनों ही पक्ष, सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों ही संदेश देने के लिए तैयार नजर आएंगे। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि एक तरफ जहां आपने जो शुरू में सवाल पूछा था कि एनडीए और महागठबंधन, ये दोनों ही गठबंधन के बीच में रस्साकसी चल रही है। दोनों को पता है कि इस बार क्लोज फाइट होने वाला है। अब तक की जो रिपोर्ट है, अब तक जो सर्वे आए हैं, उससे भी यही लग रहा है। तो सीधी बात यह है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने हिसाब से अपने ग्राफ को बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक वोटरों को लुभाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का भी बयान आना प्रशांत किशोर को लेकर के ये काफी कुछ कहता है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से 2 दिन पहले आपने देखा होगा सड़क पे उतरे थे, उन्होंने अपने लोगों पर लाठीचार्ज किए जाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था और कहा था कि मारना है तो मुझे मारो ना। उस ईमानदार कोशिश को लेकर के चिराग पासवान ने बयान दिया। उनका स्टैंड क्लियर है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं या बिहार के विकास के लिए जो लोग भी काम कर रहा है, उसको चिराग पासवान बेहतर मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और बात जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि मांझी और कुशवाहा के बीच में गुप्त मुलाकात हुई है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि बिहार में चुनाव को लेकर के जो तैयारी चल रही है उसमें भी बहुत कुछ होना और देखना बाकी रह गया है। तो मुद्दा है, इस मुद्दा का आगामी विधानसभा पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये मुद्दा निश्चित रूप से, इस मुद्दे पर तो विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है ही, लेकिन
फैक्ट ये है कि चुनाव आयोग भी कटघरे में खड़ा है। अभी अभी आपने सुना भी होगा कि जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को लेकर के ये बात स्पष्ट तरीके से कही कि जनता की समस्याओं का चुने हुए प्रतिनिधि काम करते हैं। इसके साथ साथ एक और बात सामने आया था कि सवाल ये नहीं उठता है कि सवाल में सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल यह है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर शंका जताई जा रही है और ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में खास करके संवैधानिक संस्थाओं के लिए उचित नहीं है। इससे पहले भी आपको पता होगा कि सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सभी लोगों पर, सीबीआई पर, सीआईडी पर, सभी पर सवाल खड़े होते हैं। अब अगर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो जाएं तो निश्चित रूप से सवाल ही नहीं, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि गंभीर शंका जताई जा रही है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। खैर, ललन सिंह के बयान या ललन सिंह के बाद गिरधारी यादव के बयान, दोनों एक ही दल के हैं, एक ही सदन में बैठते हैं और दोनों के बयान में जो कंट्राडिक्शन है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक तो नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। चुनाव की प्रक्रिया लगभग एक तरह से समझिए तो शुरू हो चुकी है। जैसे ही ये रिवीजन हो जाएगा वैसे ही वोटर लिस्ट भी सामने आ जाएगा और उसके बाद चुनाव में उतरने की तैयारी होगी। दिल्ली में भी हलचल तेज है, बिहार में भी हलचल तेज है। आज भर बिहार में हलचल रहेगा क्योंकि आज अंतिम दिन है। आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी आज 25 तारीख को, तो निश्चित रूप से आपको पता है कि क्या कुछ होना है, हंगामा एक बार फिर से होगा। वहीं दिल्ली में भी सदन उसी तरह से चल रहा है। उसी बीच में जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उनका इस्तीफा ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और इसके भी जवाब खोजे जा रहे हैं। क्या कुछ आपने देखा होगा, कई तरह की चर्चाएं फैल रही हैं। बिहार का चुनाव सामान्य चुनाव की तरह नहीं देखा जा सकता है, स्पेशल चुनाव है और बिहार में स्पेशल रिवीजन भी हो रहा है। ये दोनों ही बातें इशारा जरूर कर रही हैं क्योंकि इसी बीच में चंद्रबाबू नायडू जो कि एक सहयोगी हैं, बड़े सहयोगी कहा जाता है, जिनके कंधे पर केंद्र की सरकार चल रही है, जिनकी बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है, उन्होंने भी इस पर शंका जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरे यहाँ अभी से करा दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2029 में जब चुनाव होंगे तो हम उससे पहले अपना रिवीजन करा लें, क्योंकि चुनाव के समय में कराने पर शंका बढ़ती है और ऐसे में असर पड़ता है वोटरों पर। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन एक बात तो तय है कि ललन सिंह ने नकली वोटर की बात कह करके हमला किया तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल पर है, लेकिन उन्होंने इस इशारे में एक बात तो जरूर कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि नकली वोटर होते हैं। ये बात ललन सिंह भी मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने बाबा जी से इस बयान को लेकर बातचीत की। जैसे कि ललन सिंह के इस बयान से बिहार की सियासत में तूफान आ गया है। विपक्षी दल खासकर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हो गए हैं। वही इस मुद्दे पर अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और कार्यवाही पर टिकी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बयान सियासी चाल है या वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा के लिए दी गई चेतावनी है। एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन सकता है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव।